अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, हम आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए ले आए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाएगी, एपिसोड 76। तो जनाब, देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। एहतशाम जा चुका था। सिमी, एनी और मामा को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद वक्त पर पहुंच चुका था और एहतशाम की उतरी हुई सूरत देखकर वो समझ गया था कि ज़रूर कोई बात है जिसे एहतशाम बिजनेस की टेंशन है या और कुछ नहीं कहकर टाल गया। सिमी भी हर बार की तरह चुप हो रहा क्योंकि वो जानता था कि वो उसे कुछ नहीं बताएगा और अल्लाह करे कि बिजनेस के अलावा कोई परेशानी की बात ना हो। वो दिल ही दिल में दुआ करता उसे एयरपोर्ट पे छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचा था जहां सरप्राइज़ उसका मुंतज़िर था। सिमी बेटा, तुम पापा बनने वाले हो, जब मामा ने खुशी से चहकते उसे गले लगाया था और वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ एनी को देख रहा था जो आज पहली बार यूं शर्मा के निगाहों को झुका गई थी। अब तुम्हें ऐना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मामा ने कहा तो सिमी ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। मामा, फिक्र ना करें, खुद से ज़्यादा ख्याल रखूँगा। सिमी ने बात के अख्ताम पर साथ वाली सीट पर बैठी एनी पर भरपूर निगाह डालते हुए कहा। उसे भी पता था कि सिमी तो पहले ही उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहा था और इस खबर के बाद और भी मेहरबान हो जाएगा। एनी ने तमानियत भरा सांस लबों से खारिज किया और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने कब सोचा था कि इतना अच्छा शरीके सफ़र मिलेगा जो ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। उसे खुद पर और अपनी किस्मत पर नाज होने लगा था। रात को शाजिया और सरमत की भी फ़्लाइट थी। सभी उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। सारा का तो रो रो कर अब बुरा हाल हो चुका था, लेकिन सभी उसे समझाते रहे, तसल्लियाँ देते रहे। जबकि सुल्तान और शाजिया के लिए भी बेटी से जुदाई का लम्हा बहुत मुश्किल था। आंखें आबदीदा थीं। इतना तो शाजिया उसकी रुखसती पे नहीं रोई थी जितना अब उन्हें बेटी से जुदा होना मुश्किल लग रहा था। शाजिया को सुल्तान ने संभाल रखा था तो दूसरी तरफ सारा को संभालने के लिए भी सभी मौजूद थे। वो लोग उन्हें सी ऑफ करते वापस घर लौट आए थे। चूँकि काफ़ी रात हो चुकी थी, थकान की वजह से सभी वापस आते ही अपने अपने कमरों में चले गए थे। सारा भी सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा रही थी जब उसे अपने औक़ुब से कदमों की आहट सुनाई दी तो वो अपने कदमों को तेज़ कर गई थी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब देखता हूँ एहतशाम कैसे तुम्हें दोबारा हासिल कर पाएगा, क्योंकि अनकरीब ही मैं तुम्हें ऐसा गुम करने वाला हूँ कि फिर तुम्हारा प्रिंस तुम्हें ढूंढता ही रह जाएगा। आखिरी सीढ़ी को पार करते ही अहमद साइड से होता हुआ उसके रूबरू आ खड़ा था और मकरूम मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाले वो उसे धमका रहा था। बकवास बंद करो और हटो मेरे रास्ते से, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है। सारा नखोज से कहती उसकी साइड से निकल चुकी थी जबकि अहमद का कहका उसके ऊपर से गूंजा था। मिसेस सारा एहतशाम, अपना भी टाइम आ ही गया है। इस जुमले के साथ उसने फलक शगाफ कहका लगाया था और अपने कमरे की सिमत बढ़ गया, जबकि सारा ने भी अंदर आते ही डोर लॉक कर लिया था। ये शख्स आखिर मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देता? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है? मामा लोग भी मुझे यहाँ छोड़ के खुद चले गए और वो शख्स जो मुझसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा था मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया है। ना मुझे मामा बाबा के साथ जाने दिया। मुझे एहतशाम को सब बता देना चाहिए कि अहमद के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। नहीं, अगर बताऊंगी तो जाने वो फिर से क्या सोचने लगे। वैसे भी तो सब यहाँ हैं, ऐसे में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानबूझ के ऐसी धमकियों से मुझे डराना चाहता है और डोर भी तो लॉक है, कुछ नहीं होगा। सारा खुद से सोचों का ताना बाना बुनती आगे बढ़ी और मोबाइल उठाए बालकनी की तरफ आ गई। एहतशाम का नंबर ट्राई किया तो नंबर बंद था और इसी अरसे में उसने अपनी सोच को बदल डाला कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और ख़ुद को तसल्लियाँ देने लगी। एहतशाम भी जैसे ही दुबई पहुंचा, होटल में उनके कमरों की ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी। शाह खालिद की तरफ से उनके लिए मख्तस करदा शख्स उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने आया था और होटल तक छोड़ आया था।
गो कि वो मेज़बानी की फ़राइज़ अच्छे से अंजाम दे रहे थे। सुहेल और मैनेजर साहब ने खाने के लिए एहतशाम को बुलाया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था और ख़ुद को आते ही अपने कमरे में बंद कर लिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो रहा है। तमाम सफ़र में भी उसे एक अजीब बेचैनी ने घेरे रखा था और अभी भी इसी हालत में था वो। सारा का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। उफ़ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, फिर अपनी अना को आड़े क्यों आने दिया? क्यों उसकी बात नहीं सुनी? क्यों वो बात सुनकर इस कदर पागल हो गया, जबकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकती? ऐसा क्यों किया मैंने उसके साथ? एहतशाम ने हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल सामने बेड पर फेंका और फिर अपना कोट भी उतार कर गुस्से से बेड पर पटका था। टाई ढीली करता वो दोनों हाथों की उंगलियों से बालों को नोचे जुनूनी कैफियत में सारा के बारे में सोच रहा था, जिसे वो यूं बेदर्दी से अकेला हालात से लड़ने के लिए छोड़ाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फुप्पो के जाने के बाद वो किस कदर परेशान होगी। मुझे उसके पास वापस जाना होगा। अभी सुहेल से बात करता हूँ। कल ही पहली फ़्लाइट पे मेरी सीट कंफर्म कर गई। मुझे वापस जाना होगा। सारा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जाने वो बात सुनकर मैं क्यों इस कदर जुनूनी हो गया था कि फिर कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या करता जा रहा हूँ। अब सारा से कोसों दूर बैठा अपने अंदर जारी जंग को वो नहीं दबा पाया था, जब ही तकलीफ़ में खुद से बड़बड़ाता जा रहा था और ख़ुद को बुरी तरह कोस रहा था। आखिर एहतशाम का नंबर ट्राई करने के बाद सारा ने छोड़ दिया था कि शायद उसका मोबाइल ऑफ था और उसने कर्ब से सोचा कि अब इस शख्स को क्यों पुकार रही है जो उसकी परवाह किए बिना उसे यहाँ अकेला छोड़ गया है, जिसने उसकी ज़रा परवाह नहीं की, एक नहीं सुनी। बस यही थी उसकी मोहब्बत। वो अपनी जगह नाराज़ बैठी थी। दूसरी तरफ एहतशाम ने फ्रेश होने के बाद सोफे पे बैठते ही मोबाइल पर निगाह की तो वो ऑफ था। मोबाइल ऑन करते ही मैसेज टोन बजने लगी थी। उसने पापा को अपने पहुंचने का इतलाई मैसेज भेज दिया था। साथ ही सुहेल को भी एक मैसेज करके खाने के बाद कमरे में आने को कहा था और फिर इसके बाद उसने सारा का नंबर मिलाया था। वो कई कॉल्स कर चुका था, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। एहतशाम को बहुत फिक्र होने लगी थी, जब ही उसने परेशानी के आलम में बहुत से मैसेजेस भी भेज डाले। मैसेजेस की भरमार के बाद एक बार फिर से सारा का फ़ोन बजने लगा था। वो कुछ देर स्क्रीन को खाली खाली निगाहों से देखती रही, फिर कुछ सोचकर उसने कॉल रिसीव कर ली थी। मैं पहुंच गया हूँ, सोचा इन्फॉर्म कर दूँ। कॉल रिसीव नहीं करी थी, बहुत परेशान हो गया था। मैं जानता हूँ नाराज़ हैं, लेकिन अब पहली फुर्सत में यही काम करना है मुझे, आपको मनाने का। एहतशाम ने कॉल रिसीव होते ही अपनी कॉल करने की पहली वजह ये बताई, साथ ही अपनी फ़िक्रमंदी और बेचैनी को भी जाहिर कर गया। दूसरी तरफ से खामोशी बरकरार रही। आपकी कॉल आई थी, मोबाइल ऑफ था, अभी ऑन किया तो नोटिफिकेशन मिला। आप ठीक है ना? एहतशाम फिर से बहुत मोहब्बत से बात कर रहा था। उसे लगा था कि इनके दरमियान कोई कशीदगी थी ही नहीं। वो बेयकीनी की कैफियत में बैठी थी, लेकिन एहतशाम का गुज़िश्ता रवैया याद आया तो एक सिसकी उठी। क्या बात है, आप रो क्यों नहीं हैं? सब खैरियत है ना? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सारा। मुझे एहसास है कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ फुप्पो और सुल्तान अंकल के जाने के बाद बहुत उदास होंगी आप, लेकिन मैं आपके तमाम गमों और तकलीफ़ों का मदावा करते हुए इन उदासियों को आपसे बहुत दूर भेज दूँगा। एहतशाम की बातों से सारा के रोने में रवानी आ गई थी। आपकी मोहब्बत को मैं देख चुकी हूँ, प्लीज़ अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप तो कहते थे कि हमारे दरमियान कभी भी जुदाइयों के ये लम्हे दोबारा नहीं आएंगे, जहाँ जाएंगे हम साथ जाएंगे। लेकिन अपनी बेएतबारी के बायस आप अपनी ही कही गई बात पर कायम नहीं रह सके। मुझे यहाँ किसके भरोसे, किसके रहमो करम पर छोड़ गए हैं, जबकि आप अहमद आगा से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जब तक आपके निकाह में हूँ, मेरी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप शायद इस ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहते हैं। छोड़ने का हौसला भी नहीं है आप पे। फ़ैसला कीजिए और छुड़वा लीजिए अपनी जान, बल्कि आपको जाने से पहले ये फ़ैसला करके जाना चाहिए था। सारा आंसू साफ करती तल्ख लहजे में बोलती चली गई। सारा, होश में तो हो तुम?
جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میں یہاں ذمہ داریوں سے بھاگ کر نہیں آیا بلکہ بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں یار. احمد آغا کچھ نہیں کرے گا، تم فکر مت کرو، کیونکہ اب اس نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش بھی کی تو میں اس کی جان لے لوں گا. احتشام اس کی بات سن کے ہی تڑپ اٹھا تھا، جو پہلے ہی شرمندگی اور پچھتاووں میں گھرا ہوا تھا. میں کہہ رہا ہوں نا، سوری، پلیز مجھے معاف کر دو سارا. میں غلطی پر تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو خواہش میں دل میں لیے بیٹھا تھا، بس بی جان کے لبوں سے وہ سن کر میں بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا، اپنے حواس کھو بیٹھا تھا. لیکن تم نے ٹھیک کہا تھا. آج جب یہاں تم سے کوسوں دور آ گیا ہوں تو قدر کہیں بڑھ گئی ہے تمہاری. اندر پنپتی احساس شرمندگی مجھے چین نہیں پڑنے دے رہی. مجھے تم پہ یقین ہے، جانتا ہوں تم صرف میری ہو، تم پہ صرف میرا ہی حق ہے. لیکن سارا یہ بات ہی ایسی تھی، میں خود کو سنبھال ہی نہیں پایا. تمہیں لے کر اس قدر پوزیسو ہوں کہ بس یہ بات برداشت ہی نہیں کر پایا، جبکہ میں غلطی پر تھا. لیکن تم جو سزا دوگی مجھے قبول ہے، لیکن مجھ سے دور جانے کی بات کبھی مت کرنا. میں نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر. احتشام کی آواز سے اس کا اضطراب اور شرمندگی واضح جھلک رہی تھی، جبکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بات کے دوران رو بھی رہا تھا. اس دوران رات کی اس خاموشی میں سارا کو کوئی آہٹ محسوس ہوئی تو نادانستہ طور پر اس کے کان اسی طرف لگے تھے، جبکہ وہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش میں بھی تھی کہ یہ اس کا وہم ہے، کیونکہ دروازہ بھی لاکڈ ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ باہر سے کوئی کیز لگا کے دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھا. وہ جو احتشام سے سخت نالا تھی، لیکن آہٹ کے سنائی دینے پہ ناگہاں ہی ذہن میں احمد کی باتیں ایک جھماکے سے گونجنے لگی تھیں. وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اور ریلنگ پہ مضبوطی سے ہاتھ رکھے کبھی مڑ کے دیکھتی تو کبھی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی. اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بالکنی سے اندر کمرے کی طرف دیکھا، جو نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ ایک سائڈ لیمپ ہی آن تھا. وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. پلیز واپس آ جائیں احتشام، مجھے ڈر لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو. اس نے بمشکل تھوک نکلتے بساختہ ہی احتشام سے کہا تو احتشام کے دل کو قدر اطمینان ہوا تھا کہ وہ اس کی منتظر ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہے نا وہاں تمہارے پاس. فکر نہیں کرو، میں بھی کل ہی پہلی فلائٹ سے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا. ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ احمد نے تو کچھ نہیں کہا. اس آخری بات پہ احتشام کے اعصاب تناؤ کا شکار ہوئے تھے، لیکن احمد آغا نے سارا کو مزید کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا. وہ دھیرے سے دروازہ واک کیے دبے قدم اٹھا تو اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا، جو بالکنی میں ہی کھڑی فون پہ کسی سے باتوں میں مشغول تھی اور اب خوف کے مارے ریلنگ سے نیچے جھانک رہی تھی کہ اندازہ لگا سکے یہ آہٹ کس قسم کی ہے اور کس طرف سے آئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب احمد نے اسے مضبوطی سے دونوں بازوں کے شکنجے میں لیتے ہوئے ایک ہاتھ سے فوراً اس کے کان سے لگا موبائل جدا کیا تھا تو تیزی سے دوسرا ہاتھ بڑھائے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا کہ اس کے لبوں سے نکلتی چیخ وہیں دب کے رہ گئی تھی. اس کے بے ہوش ہونے تک وہ اسی حالت میں کھڑا تھا، اور اس میں تو ابھی چند منٹس کا وقت درکار تھا. جب بھی اس نے اپنے شکنجے کو مضبوط رکھا، سارا بے بسی سے ریلنگ کے ساتھ یوں لگی تھی کہ اس کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے. بے بسی سے نہ ہلنے کے برابر پھڑپھڑانے کی کوشش جاری تھی. احمد نے اسپیکر آن کیا تو دوسری جانب احتشام سارا کی خاموشی پہ خاصا فکر مند ہو رہا تھا. سارا، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ احتشام مضطرب سا سوال کرنا تھا جس کا جواب اسے نہیں ملنے والا تھا. سارا احتجاجاً بولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید احتشام سمجھ جائے کہ وہ مشکل میں ہے، لیکن اسے لگا کہ اس کی کوشش بیکار ہے. سارا پلیز کچھ تو کہو، تم لائن پہ ہو مگر کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ناراض ہو پھر بھی ناراضگی کا اظہار کرو، مجھ سے لڑو جھگڑو مگر کچھ تو بولو، تمہاری خاموشی میری جان لے گی. ہیلو؟ احتشام نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال چل رہی تھی. کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ میں کل ہی واپس آ رہا ہوں، پلیز کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے کہا نا میں واپس آ رہا ہوں. ہر غلطی کی معافی مانگوں گا تم سے، لیکن پلیز یوں خاموش مت رہو. مجھ سے لڑو جھگڑو، میں سب سننے کو تیار ہوں، لیکن یہ خاموشی توڑ دو. پلیز سارا کچھ تو کہو، بولو پلیز یار، یوں خاموش مت رہو ورنہ میرے لیے یہ رات کاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. پہلے ہی تمہاری ناراضگی کو لے کر خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی دور بیٹھا ہوں کہ تمہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے،
مجھے کل تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ پلیز سارا، کم از کم اس خاموشی کے ذریعے میرا امتحان مت لو۔ میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، پلیز ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میری حالت دیکھ کر تم مجھ سے بولنے لگو گی اور تمہیں دیکھ کر مجھے بھی اطمینان ہوگا، اور کم از کم یہ جدائی، تکلیف اور اذیت بھری رات تو گزار پاؤں گا۔ احتشام اپنی دھن میں بے قرار سا بولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سارا بے بس تھی اور احتشام کی باتوں پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ گزشتہ باتوں کو بھلائے بس اس کے جنون کو محسوس کر رہی تھی۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، محبوب کی ہر خطا معاف کرنے کو تیار رہتی ہے۔ احمد تو احتشام کی بے چینی اور تڑپ سے دل میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا۔ جبھی احتشام کی ویڈیو کال پہ اس نے نہ صرف کال کاٹ دی تھی بلکہ فون ہی سوئچ آف کر دیا تھا، جبکہ احتشام وہاں کالز کر کر کے پاگل ہوئے جا رہا تھا، لیکن فون تو بند تھا۔ اس نے فون بیڈ پر پھینک دیا اور دیوار پہ پوری شدت سے ایک مکہ دے مارا اور خود کو کوس رہا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ سارا نے ناراضگی کی وجہ سے کال کاٹ کر فون سوئچ آف کیا ہے۔ کلوروفارم نے اپنا اثر دکھا دیا تھا، سارا بھی ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ احمد فون پاکٹ میں ڈالے اسے بیڈ پر لٹاتا ایک دفعہ نیچے آیا تھا۔ نیچے کوئی نہیں تھا۔ کوریڈور کو کھلا چھوڑ کر اس نے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ جب وہ خرم کی تلاش میں باجوہ کاٹیج اس کے بارے میں معلوم کرنے گیا تھا اور وہاں اپنی گاڑی کھڑی دیکھ کر ساری کہانی سمجھ گیا تھا کہ اس کے اغوا کے دن سے آشا خرم کے ساتھ ہی تھی۔ گارڈ نے اسے اس کی گاڑی کی چابیاں دے دی تھیں، وہ اپنی گاڑی وہاں سے لے آیا تھا۔ اوپر آیا، سارا کو اٹھائے دبے قدموں سے نیچے تک کا سفر کیا۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ کوریڈور کو اسی طرح دھیرے سے بند کرتے وہ پھر سے پورچ کی طرف آ گیا۔ گارڈ تو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے اسے جھنجھوڑا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایمرجنسی ہے، جلدی کرو، گیٹ کھولو۔ جی صاحب، اس نے بوکھلا کر جلدی سے گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی بھگائے پاشا کے ٹھکانے پر آن پہنچا تھا۔ سارا کو اس نے اسی کمرے میں لا کر فرش پر لٹا دیا تھا جہاں کچھ عرصہ قبل وہ خود بھی قید کاٹ چکا تھا۔ سارا کے ہاتھ پیر باندھ کر وہ باہر پاشا کے پاس آ گیا تھا جو اسی کا منتظر تھا، کیونکہ ان کی آپس میں پہلے ہی بات ہو چکی تھی۔ تم نے میری جان بخشی کا وعدہ کیا تھا، دیکھ لو میں نے بھی آج اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے، مسز احتشام کو تمہارے حوالے کر کے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے احتشام کے ساتھ مل کر تمہارے بندوں کو نہ صرف پکڑوایا تھا بلکہ سوشل میڈیا پہ ان کو بدنام بھی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، کل چکر لگاؤں گا، اور ہاں، تمہارا اور میرا اصل دشمن بھی کل ہی واپس آ رہا ہے، سو دیکھ لو آگے کیا کرنا ہے۔ اپنی بیگم کی گمشدگی پہ ایک بار تو وہ خوب شور کرے گا، اور جہاں تک میرے علم میں ہے اس کا ایک دوست ASP بھی ہے جو تمہارے بندے پکڑوانے پہ باقاعدہ ہمارے گھر اپنے دوست کے کارنامے کو سراہنے آیا تھا، لہٰذا ذہنی طور پر خود کو ہر چیز کے لیے تیار رکھنا۔ احمد نے اسے احتشام کے آنے کی اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پولیس آفیسر دوست کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ ہر ہنگامی صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھے۔ تم فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا، یہ ہمارا روز کا کام ہے، پولیس سے ڈرنے کا نہیں۔ پاشا نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ احمد بھی جلد ہی رخصت لیتا وہاں سے نکل آیا تھا کہ اس پہ کوئی شک نہ کرے۔ وہ تینوں جیسے ہی ICU میں داخل ہوئے خرم کو پٹیوں میں جکڑا دیکھا اور آکسیجن ماسک لگا دیکھا جو اس وقت ہوش سے بیگانہ تھا۔ آشا اور نازلی بیگم تو اسے اس حالت میں دیکھ کر خود پر قابو ہی نہیں رکھ پائی تھیں۔ باجوہ صاحب کے قدم بھی لڑکھڑا گئے تھے، لیکن وہ بیٹے کو زیادہ دیر اس حالت میں نہیں دیکھ سکے تھے، جب ہی اپنی بے بسی پہ کڑتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ باہر آ گئے تھے۔ ان دونوں کو بھی وہاں موجود نرس نے تھوڑی دیر ہی رکنے دیا تھا۔ وہ باہر آئیں تب بھی بے آواز روتی جا رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ بے رحمانہ سلوک کی سزا مجھے اتنی سخت اور اتنی جلدی ملے گی۔ اب سے وہ گھر پہلے کی طرح تمہارا بھی ہے، بس مجھے معاف کر دو اور میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ میرے عمل کی سزا میرے بیٹے کو نہ ملے، جبکہ وہ تو ایک بہت اچھا انسان ہے۔ باجوہ صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں آشا کے سر پہ دستے شفقت رکھتے ہوئے احساس شرمندگی سے مغلوب ہوتے ہوئے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ پاپا، وہ ان کے سینے سے جا لگی تھی۔
इस सब वो सब गिले शिकवों को भुला चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अहमद ने जो कुछ बाजवा साहब को बताया था, उसके बाद उनकी जगह कोई भी होता तो इसी तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता। फिर उनका भी कसूर नहीं था और वो उन्हें माँ बाप का ही दर्जा दे चुकी थी, इसलिए उन्हें माफ़ करने में उसे मुश्किल नहीं पेश आई थी। खुर्रम ठीक तो हो जाएंगे ना? आशा ने सिसकते हुए पूछा था। दुआ करो बेटा, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पहले की तरह हमारे दरमियान मौजूद होगा। उन्होंने उसे तसल्ली तो दी थी, लेकिन खुर्रम की जो हालत वो भी देख कर आए थे, उनकी आंखों के पर्दे से किसी सूरत ओझल नहीं हो रही थी। उन्होंने नाज़ी को भी अपने साथ लगाते हुए उसका हौसला बढ़ाना चाहा, क्योंकि उनके पास एक वाहिद हल दुआ ही था। इसके अलावा कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। बेशक खुदा बड़ा मेहरबान है, दिलों के हाल और हर दर्द में डूबी सरगोशी और तकलीफ दे खामोशी को भी समझ जाता है। और बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ज़िंदगी कभी मुस्तकिल नहीं रहती, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी ज़रूर आते हैं। सुहेल और अमजद खाना खाने के बाद एहतशाम के कमरे की तरफ चले आए थे। एहतशाम ने आंखों को साफ़ किया, बालों में उंगलियां उड़े से उन्हें दुरुस्त किया। खुद को बेहतर कंपोज करते हुए उनके लिए उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसके इशारे पर वो दोनों सामने सोफे पर दराज हो चुके थे। सुहेल, चेक करो और कल की पहली फ़्लाइट से मेरी सीट कंफर्म करो। एहतशाम की इस बात पर उन दोनों ने हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देखा, जो कि 2 घंटे कबल ही यहाँ पहुँचे थे, और अब वो बिना किसी बिजनेस मीटिंग के वापसी की भी बात कर रहा था। इस सब का क्या मतलब था? वो ये सब समझ नहीं पा रहे थे। अमजद साहब, मेरा फौरी वापस जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप यहाँ के सारे मामला देख लेंगे और तमाम मामला सॉल्व आउट करके ही लौटेंगे, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसने उन दोनों की उलझन को भांपते हुए वजाहत पेश की थी। सुहेल के घर से कॉल आई थी तो वो एक्सक्यूज़ करता उठ गया था। आखिरी जुमला अमजद साहब को अंदर से हिला गया था। यही वक्त था जब अमजद साहब ने भी एक राज से पर्दाफाश किया था। एहतशाम साहब, मुझ पर इतना भरोसा मत कीजिए, मैं इस भरोसे के काबिल नहीं हूँ। अमजद साहब की निगाहें एहसास शर्मिंदगी से झुकती चली गईं। याद है जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो पापा ने आपको अपने ऑफ़िस से मेरे ऑफ़िस में इसीलिए भेजा था कि एक तो आप तजर्बाकार थे, फिर आप पुराने एम्प्लॉय होने के साथ साथ काबिल भरोसा भी थे। इसीलिए अभी जाते हुए मैंने आंखें बंद करके आप पर यकीन किया कि आप पापा के मुंतखब करता हैं, और मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और भरोसा भी। इसलिए ऐसी बातें जहन में मत लाएं। मुझे यकीन है ईमानदारी से आप इन मामलात को हल कर लेंगे। एहतशाम ने बड़े मान से ये सारी बातें की थीं, जो अमजद साहब का सर मज़ीद शर्म से झुका गई थी। एहतशाम साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। उन्होंने बमुश्किल तमहीद बांधी थी। जी अमजद साहब, कहें, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। एहतशाम को भी आज उनका अंदाज कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ था। दुबई वाली पार्टी का इस सारे मामले में कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ हमारी तरफ से हुआ है, बल्कि मेरी तरफ से। इस बात के साथ ही वो खामोश हो रहे थे। एहतशाम तो बेयकीनी से उन्हें देखे जा रहा था, जबकि अमजद साहब से अपनी गलती के एतराफ़ के लिए अल्फाज नहीं बन पा रहे थे। मैं मजबूर था। आपके इस्लामाबाद जाने के बाद उस रोज़ ऑफ़िस से घर वापसी पर कुछ लोग ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस आए थे, जो इस डील के बारे में जानते थे, और उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए कहा कि मैं लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करके दुबई वाली पार्टी के डिमांडिंग टूल्स तैयार करवाऊँ, फिर उनके रिक्वायरमेंट से कम सामान सप्लाई करूँ, वरना वो मेरी मिसेस और बेटी को उठा कर ले जाएंगे, और ये महज धमकी नहीं बल्कि वो करके दिखाएंगे। मैंने वजह पूछी कि वो कौन है और मुझसे क्यों ऐसा करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि एहतशाम आगा की तरफ उनका पुराना हिसाब निकलता है। आपके साथ उनकी कोई दुश्मनी है, लिहाजा मैं अगर इस दुश्मनी की जद में नहीं आना चाहता तो जो उन्होंने कहा है आपके इल्म में लाए बगैर बड़ी होशियारी से वो सब करूं जो उन्होंने मुझे करने को कहा है, और ये भी कहा कि काम ऐसा हो कि वापसी पे आप इसमें उलझ कर रह जाएं और आपको सारा मैटर सॉल्व करने के लिए खुद दुबई जाना पड़े। मैं मजबूर था एहतशाम साहब, अपनी मिसेज और बेटी की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर मुझे बरसों लगा कर बनाए गए इस एतमाद को ठेस पहुंचानी पड़ी। आप बताएं मैं क्या करता? 2 ही ऑप्शन थे, या इज्जत बचा लेता या एतमाद कायम रखता, और दोनों में से मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। आप चाहें तो मुझे अभी खड़े खड़े नौकरी से निकाल सकते हैं,
इस फ्रॉड पे केस भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अमजद साहब तमाम बोझ एतराफ़ के जुमलों के साथ उतारते फेंक चुके थे और हर सज़ा कबूल करने को तैयार थे। उफ़ खुदाया, मैं समझ सकता हूँ अमजद साहब कि उन रिश्तों पे बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, इनके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अगर ये खूबसूरत रिश्ते कायम रहें, ये बच जाएं, तो इंसान ने जो खोया हो उस पर ज़रा भी मलाल नहीं रहता। बल्कि सब कुछ हार के भी आपके रिश्ते सलामत रहें तो और क्या चाहिए। और इज़्ज़त का मुतबादल तो इस जहान में कुछ भी नहीं। सो आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। खोया हुआ एतमाद तो फिर भी बहाल किया जा सकता है, लेकिन खोई हुई इज़्ज़त फिर कहाँ हाथ आती है। समझ सकता हूँ, मगर काश कि आप ये सब मुझे पाकिस्तान में ही बता देते तो कितना ही अच्छा होता। खैर, मैं सुबह निकल रहा हूँ, आप यहीं रुकेंगे और उनके साथ तमाम मामला हल करके ही लौटेंगे। पार्टी को मुतमईन करना अब आपका काम है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उन्हें यकीन दिलाएंगे कि बहुत जल्द उनकी इशू की गई पेमेंट के मुताबिक हम उन्हें सारा और अच्छी क्वालिटी का माल सप्लाई करेंगे। चाहिए अब आराम कीजिए। अमजद साहब, मैं कुछ और कहने की सकत नहीं थी। इसी शर्मिंदगी के साथ सर झुकाए हुए वो वहाँ से चले गए थे, क्योंकि एहतशाम ने उन्हें कोई सज़ा नहीं सुनाई थी और यही बात उन्हें एतराफ़ जुर्म के बावजूद भी एहसास शर्मिंदगी में मुब्तला किए हुए थी। ओह, तो ये सब उन गुंडों का ही किया धरा होगा, या फिर अहमद आगा। एहतशाम के जहन में झमाका सा हुआ, क्योंकि उसने भी तो एहतशाम को धमकी दी थी। सारा, उफ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया। मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ। एहतशाम की आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छाने लगा था और इस वक्त बेबसी उरूज पे थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी और आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब सारा के साथ क्या होने वाला है। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और आप जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।